जन जन के नायक महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि राष्ट्रवाद मानव जाति के उच्चतम आदर्शों सत्यम शिवम सुंदरम से प्रेरित होना चाहिए। उन्होंने हमें अपने जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी थी, चाहे हमारा सफर कितना ही भयानक, कष्टदायी, दुखी हो। सुभाष चंद्र बोस ने हमें संदेश दिया था कि सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है। जो अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं वो आगे बढ़ते हैं, किंतु उधार की ताकत वाले घायल हो जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने बतलाया कि मेरा अनुभव है, हमेशा आशा की कोई न कोई किरण आती है जो हमें जीवन से दूर भटकने नहीं देती। सुभाष चंद्र बोस बार बार बोलते थे कि अन्याय और अपराध को सहना और गलत के साथ समझौता करना सबसे बड़ा पाप है। भारतीयों का कर्तव्य है कि हम अपने स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाएं। हमें अपने बलिदान और परिश्रम से जो आज़ादी मिली, हमारे अंदर उस आज़ादी की रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। ये आदर्श हैं सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो सिपाही अजय है। अगर तुम भी अजय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस अक्सर कहते थे कि सफलता हमसे दूर जरूर हो सकती है, किंतु वह अधिक समय तक दूर नहीं रह सकती। जब हम भी सफल होंगे, याद रखिए कि जीवन में सफलता का आना अनिवार्य ही है। नेताजी के मुताबिक माँ का प्यार सबसे गहरा और स्वाद रहित होता है। माँ के प्यार को मापने का कोई पैमाना नहीं हो सकता। माँ की ममता और प्यार को किसी भी तरह से नापा नहीं जा सकता। सुभाष चंद्र बोस ने हमको समझाया कि हमारे देश की प्रमुख समस्याएं गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, कुशल उत्पादन एवं वितरण जैसे सिर्फ समाजवादी तरीके से ही की जा सकती है। आजाद हिंद फौज के प्रणेता क्रांतिकारी जन नायक सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक के निवासी जानकीनाथ बोस प्रभावती के यहाँ हुआ था। सुभाष 14 लड़के लड़कियों में से अपने माता पिता की 9वीं संतान थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कटक में रवेनशा कॉलेजिएट स्कूल में हुई। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से सन 1919 में बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की थी। इस परीक्षा में उन्हें यूनिवर्सिटी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। सन 1920 की आईसीएस परीक्षा में उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया। सुभाष का मन अंग्रेजों के अधीन काम करने का नहीं था, इसलिए उन्होंने 1 साल के भीतर ही 22 अप्रैल सन 1921 को त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि उनके दिल अंग्रेजों की गुलामी और भारत माता को आज़ाद करने का जुनून था। गुरुदेव रविंद्रनाथ की सलाह के अनुसार भारत वापस आने पर वे सर्वप्रथम बंबई गए और गांधी जी से मिले। वहां 20 जुलाई सन 1921 को गांधी जी और सुभाष के बीच पहली मुलाकात हुई। बहुत जल्दी सुभाष देश के एक महत्वपूर्ण युवा नेता बन गए। नेहरू जी के साथ सुभाष ने काठोद के अंतर्गत युवाओं की इंडिपेंडेंट लीग शुरू की। सन 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया, तब कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखाए। कोलकाता में सुभाष ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। साइमन कमीशन को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भारत का भावी संविधान बनाने का काम 8 संसदीय आयोग को सौंपा। मोतीलाल नेहरू इस आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। सुभाष बाबू को इस आयोग का सदस्य बनाया गया। सन 1930 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ, तब इस अधिवेशन के अंदर तय किया गया कि भारत में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अपने सार्वजनिक जीवन में सुभाष चंद्र बोस को कुल 11 बार कारावास का दंड मिला। सबसे पहले उन्हें 16 जुलाई सन 1921 में 6 महीने के लिए कृष्णा मंदिर जाना पड़ा। सन 1930 में सुभाष कारावास में ही थे कि चुनाव में उन्हें कोलकाता का महापौर चुना गया, इसलिए सरकार को उन्हें रिहा करने पर मजबूर होना पड़ा। वे जब कलकत्ता महापालिका के प्रमुख अधिकारी बने तो उन्होंने कलकत्ता के रास्तों का नाम अंग्रेजी नाम हटाकर भारतीय नाम कर दिया। 1934 में सुभाष अपना इलाज कराने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए। उस समय उन्हें अपनी पुस्तक टाइप करने के लिए एक टाइपिस्ट की जरूरत थी। उन्हें एमिली सैकल नाम की एक टाइपिस्ट महिला मिली। उन्होंने उससे सन
1942 में बाढ़ग्रस्त नामक स्थान पर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार एमिली शेकल से विवाह किया था। एमिली शेकल से उनको पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम अनीता रखा गया। सुभाष ने उसे पहली बार जब देखा जब वे मुश्किल से 4 सप्ताह की थी। सन 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का अध्यक्षीय भाषण बहुत ही प्रभावी हुआ। 3 मई सन 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की। कुछ दिन बाद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से ही निकाल दिया गया। बंगाल की भयंकर बाढ़ में घिरे लोगों को उन्होंने भोजन, वस्त्र और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का साहसपूर्ण कार्य किया था। समाज सेवा का काम नियमित रूप से चलता रहे, इसके लिए उन्होंने युवक दल की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा किया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। उन्होंने भारतीय वासियों को तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया, जो आज भी हमारे मन मस्तिष्क में गूंज रहा है। 21 अक्टूबर सन 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचेको और आइलैंड समेत 11 देशों ने मान्यता दी। जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप इस अस्थायी सरकार को दे दिया। सुभाष उन द्वीपों में गए और उनका नामकरण किया। 6 जुलाई सन 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। इस भाषण के दौरान नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, तभी गांधी जी ने भी उन्हें नेताजी कहा। तभी से उन्हें नेताजी कहा जाने लगा। नेताजी ने कहा था कि हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाएं। हमें अपने बलिदान और परिश्रम से जो आजादी मिले, हमारे अंदर उसकी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। सुभाष बाबू ने कहा था, याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। नेताजी कहा करते थे कि एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान जैसे 3 आदर्शों को सजोना और उन पर जीना होगा। 23 अगस्त सन 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि सैंगोन में नेताजी एक बड़े बम वर्धक विमान से आ रहे हैं कि 18 अगस्त को ताइहोकू हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान के उनके साथ सवार जापानी जनरल सौदाई, पायलट तथा कुछ अन्य लोग मारे गए। नेताजी गंभीर रूप से जल गए थे। उन्हें ताई होकू सैनिक अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली और नेताजी पंच महाभूतों में विलीन हो गए। सितंबर के मध्य में उनकी अस्थियां संचित करके जापान की राजधानी टोक्यो के रंगोजी मंदिर में रख दी गई। भारतीय महालेखागार से प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त सन 1945 को ताइहोकू के सैनिक अस्पताल में रात्रि 11 बजे हुई थी। आजाद हिंद फौज के माध्यम से भारत को अंग्रेजों के चुगल से आजाद कराने के लिए नेताजी का प्रयास हालांकि प्रत्यक्ष रूप में सफल नहीं हो सका, किंतु उनका दूरगामी परिणाम सन 1946 में नौसेना का विद्रोह इसका जीता जागता प्रमाण है। नौसेना विद्रोह के बाद ही ब्रिटेन को विश्वास हो गया कि अब भारतीय सेना के बल पर भारत में शासन नहीं किया जा सकता और भारत को स्वतंत्र करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। आजाद हिंद फौज को छोड़कर विश्व इतिहास में ऐसा कोई भी दृष्टांत नहीं मिलता जहां 30-35 हजार युद्धबंदियों ने संगठित होकर अपने देश की आजादी के लिए ऐसा प्रबल संघर्ष छोड़ा हो। सुभाष चंद्र बोस ने उनके संघर्षों को और देश सेवा के जज्बे के कारण महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्त कहा था। नेताजी मानते थे कि जिस व्यक्ति के अंदर सनक होती थी वह कभी महान नहीं बन सकता, लेकिन उसके अंदर इसके अलावा भी कुछ और होना चाहिए। यही हमारे नेताजी का चित्रांत है